Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to study about a portrait of a lady which is a first person narrative. तो फर्स्ट पर्सन नरेटिव क्या होता है? तो अगर ऑथर खुद से ही अपने आप को मैन कैरेक्टर लेके स्टोरी को नरेट करे किसी प्रोज में, तो हम उनको क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन नरेटिव कहते हैं। तो इस चैप्टर में अंदर जाने के पहले हम लोग ऑथर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि खुशवंत सिंह ऑथर है। किसके ऑथर है? पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के ऑथर है। अगर हम बोले इनका जन्म कब हुआ था, तो आप बोलेंगे 1915 में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो 2014 में हो गई थी। तो अगर हम देखें ये कितने सालों तक जिए, तो ये 99 ईयर्स तक जो है ये जिए थे। अब अगर हम बात करें कि क्या ये सिर्फ जो है राइटिंग ही लिखा करते थे, सिर्फ ये ऑथर ही थे, तो बोलेंगे नहीं, ये ऑथर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे, एडिटर भी थे एंड लॉयर भी थे। बोले हम इसको याद कैसे रखेंगे? हम बोले आप याद रखिए कि खुशवंत सिंह चाहते जिल थे, चाहते जिल थे। जिल का मतलब जे से क्या हो जाएगा? जर्नलिस्ट हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? एडिटर हो जाएगा। ए से क्या हो जाएगा? ऑथर हो जाएगा। एंड एल से क्या हो जाएगा? लॉयर हो जाएगा। अब बात आता है कि ये लॉयर का पढ़ाई कहाँ पे करे थे, तो हम बोलेंगे ये केसी लंदन में। कहाँ पे? केसी लंदन में लॉयर का पढ़ाई करे थे। बोले केसी का फुल फॉर्म क्या होगा? हम बोलेंगे किंग्स कॉलेज होगा। अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये एडिटर कहाँ के थे, तो आप याद रखिएगा कि ये एडिटर WIT विट के थे। है ना? कहाँ के एडिटर थे? विट के एडिटर थे। विट का मतलब पीछे से पढ़ेंगे, हम पीछे से पढ़ेंगे, द इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन ऑफ इंडिया। द इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन ऑफ इंडिया, वहाँ के ये क्या थे? एडिटर थे। इसके अलावा इनको जाना जाता है किसके लिए? इनके शार्प विट के लिए, यानी कि इनके क्लेवर माइंड के लिए, शार्प सोच के लिए जाना जाता है। और ज़्यादातर ये ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ही ये शेयर करते थे, और लाइफ के वो बात को बोल देते थे जो कि कोई बोल्ड होगा तो ही बोल सकता है। इसी वजह से इनका कैरेक्टर क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, बहुत ही ज़्यादा विटी पर्सन है, अपना बोल्ड ओपिनियन रखते हैं, और साथ में बहुत ही दिल से ऑनेस्टी के साथ अपनी राइटिंग को लिखते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देख ही लिया कि इन्होंने लॉ को पढ़ा था किंग्स कॉलेज लंदन में, और वहाँ पे कुछ समय जो है लॉ का प्रैक्टिस भी करा था जर्नलिज्म में आने के पहले। ऑलरेडी ऊपर में हम देख चुके हैं कि ये क्या थे? सेवरल मैगजीन के एडिटर थे। उसमें से एक मैगजीन का नाम क्या था? द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया था। जैसा कि बोले कि इनका राइटिंग क्या होता है? बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होता है, काफ़ी बोल्ड ओपिनियन रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि उनका स्टाइल ऑफ राइटिंग बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण लैंग्वेज में वो लिखते हैं, लेकिन ह्यूमरस होता है। मतलब मजाक मजाक में अपने इमोशन को और सीरियस बातें को कह दिया करते हैं। और साथ में डीपली ह्यूमन है। क्यों डीपली ह्यूमन है भाई? क्योंकि अक्सर जो उनका राइटिंग होता है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होता है। इसी वजह से उनका जो राइटिंग होता है वो डीपली ह्यूमन होता है। अब इनका कुछ फेमस वर्क्स हैं। बोले कौन कौन सा फेमस वर्क है? तो जो ट्रेन टू पाकिस्तान है, जो कि एक बहुत ही अच्छी नॉवेल है पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में, ये उनके राइटर है। फिर दिल्ली एक नॉवेल इन्होंने लिखा था जो कि एक हिस्टोरिकल नॉवेल है। फिर लिखा था द कंपनी ऑफ ए वोमेन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बोल्ड था बट काफ़ी कंट्रोवर्शियल नॉवेल भी था। और साथ में ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस, जो कि उनका ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि खुद से ही खुद के सच के बारे में, प्यार के बारे में, और उसमें जो लिटिल मैलिस, थोड़ी सी जो प्यार में गंदगी होती है, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। बट यहाँ पे सवाल आता है कि इनके फेमस वर्क को हम याद कैसे रखेंगे? तो हम बोले देखो, हम बोलेंगे ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या बोलेंगे? ट्रेन टू पाकिस्तान, है ना? ट्रेन टू पाकिस्तान में खुशवंत सिंह। तो ट्रेन टू पाकिस्तान में जो खुशवंत सिंह है ना, वो क्या करते हैं? मिलते हैं। किन से मिलते हैं? तो वो मिलते हैं दिल्ली के टीटी से।
किसके? दिल्ली के टीटी से। हम बोले इससे आप कैसे याद रखेंगे? हम बोले देखो, ट्रेन टू पाकिस्तान उनका एक फेमस वर्क है जो कि पार्टीशन के ऊपर लिखा गया है। फिर आप देखेंगे खुशवंत सिंह जो है, उनका एक और जो है फेमस वर्क है जो कि दिल्ली है, जो कि हिस्टोरिकल नॉवेल है। उसके अलावा टी टी से आप कैसे याद रख सकते हैं? बोलेंगे देखो, एक टी का मतलब है द कंपनी ऑफ वोमेन, एक टी का क्या मतलब है? द कंपनी ऑफ वोमेन। और जो दूसरा टी है उसका क्या मतलब है? दूसरा टी है उसका मतलब है ट्रूथ, लव एंड लिटिल मैलिस। तो ये रहा किसके बारे में? ये रहा खुशवंत सिंह के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, तो इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था 1974 में। कब नवाजा गया था? 1974 में नवाजा गया था। अगर हम आपसे पूछे कितने एज में नवाजा गया था, तो आप बोलेंगे कि 1974 में इनका उम्र जो हो रहा था वो कितना हो रहा था? इन एंड अराउंड 60 ईयर्स हो रहा था। तो इनको लगभग 60 साल की उम्र में क्या करा गया था? पद्म भूषण का अवार्ड दिया गया था। लेकिन ठीक 10 साल के बाद इन्होंने इस अवार्ड को क्या कर दिया था? वापस कर दिया था, क्योंकि उस समय ना एक प्रोटेस्ट चल रहा था इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ जो कि एंटी स्ट्रिक राइट को लेके था। तो उसी के कारण 1984 में इन्होंने पद्म भूषण अवार्ड को वापस कर दिया था। अब थोड़ा-सा हम डिस्कस कर लेते हैं स्टोरी में लाइन बाय लाइन जाने के पहले कि इसका बैकग्राउंड क्या है। तो जो बैकग्राउंड है स्टोरी का वो ऐसा है कि यहाँ पे पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में ये कोई पोयम नहीं है, एक प्रोज़ है। प्रोज़ मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी होता है। और ये एक ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है, यानी कि ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? अगर कोई ऑथर खुद से ही अपने बारे में लिखते हैं, तो यहाँ पे ऑथर खुद से ही अपने और उनके ग्रैंडमदर के रिलेशन के बारे में लिखे हुए हैं। ठीक है? इसी वजह से ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी है। और ऑथर ही यहाँ पे नरेटर भी है इस स्टोरी में। इसी वजह से ये क्या है? फर्स्ट पर्सन नरेटिव भी है। ठीक है? और यहाँ पे जो भी चीज़ लिखे है वो खुशवंत सिंह का अपना पर्सनल मेमोरी है, अपनी ग्रैंडमदर के साथ उसी को दर्शाए हुए हैं। इस स्टोरी के थ्रू इन्होंने क्या करा है? ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दिया है ना? और एक तरह से कहे कि उनको डेडिकेट करा है। किनको डेडिकेट करा है? तो उनका जो सिंपल रिलीजियस एंड ग्रेसफुल लाइफ था उनकी ग्रैंडमदर का, उसको ट्रिब्यूट करा है। ठीक है? और स्टोरी यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि कितना जो क्लोज रिलेशनशिप था उनका, खुशवंत सिंह का और उनकी ग्रैंडमदर का, वो कैसे समय के साथ जो है बदलता गया। और ख़ासकर जब वो सिटी चले गए और फिर बाद में लंदन चले गए पढ़ने के लिए, तो किस तरीके से ग्रैंडमदर के साथ उनका रिलेशन चेंज हो गया। इन सारे चीज़ों को हम लोग जब स्टोरी में पढ़ेंगे तो महसूस भी करेंगे। तो ये बैकग्राउंड जान लेंगे तो थोड़ा और मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। ठीक है? तो यहाँ पे जो है ना, इमोशनल ब्यूटी को भी दर्शाया गया है कि किस तरह से एज होने पे आदमी जो है समय-समय पे अपने जगह को बदलते रहते हैं, अपने लोगों से दूर हो जाते हैं, फैमिली से दूर हो जाते हैं। तो किस तरह से उन लोगों को लोनलीनेस का सामना करना पड़ता है, किस तरह से जो ओल्ड मैन होते हैं, वो अपने पोता-पोती से करीब होते हैं, तो जब वो लोग चले जाते हैं, तो उनको भी किस तरह का लोनलीनेस होता है, अकेलापन होता है, क्या फ़ेथ होता है ना? क्या एक शांति से जो है डेट करना होता है, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे। तो आपको टाइटल से तो एक बात पता चल गया होगा कि यहाँ पे ना अपने मन में, है ना? पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? शब्दों के द्वारा अपने मन में किसी का इमेज बना लेना, मतलब उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके सामने नहीं बना हुआ है, लेकिन आपको ऑथर लिख के जैसा बता रहे हैं ना, उसको पढ़ते, 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 पढ़ते आपके दिमाग में क्या होता है? एक मेंटल पिक्चर बन जाता है उनकी ग्रैंडमदर का। तो कुछ इस तरीके से पोर्ट्रे करे हैं यहाँ पे वो, ठीक है? तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर हम थीम बोले तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ग्रैंडमदर और खुशवंत सिंह यानी कि दादी और पोता के बीच के प्यार को, यानी कि बॉन्ड ऑफ लव को दर्शाया गया है। फिर दर्शाया गया है बदलाव को कि कैसे एज बदलने के साथ साथ लोगों को पढ़ाई करने के लिए, बाकी सारे काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। और फिर ये भी दिखाया गया है कि पहले दादी कैसा गेम खेलती थी, अब बच्चा कैसा गेम खेलता है। और फिर साइंस में जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आया है, मतलब
अगर हम कहें तो मॉडर्नाइजेशन के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो चेंज एंड मॉडर्नाइजेशन, बॉन्ड ऑफ लव के साथ भी यहाँ पे एक थीम है। उसके बाद दिखाया गया है कि किस तरह से ओल्ड एज में कैसा कंडीशन हो जाता है, उसके बारे में दिखाया गया है। और साथ में दिखाया गया है स्पिरिचुअलिटी के बारे में, क्योंकि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा कुछ न कुछ इनऑडिबल प्रेयर करते ही रहती थी। फिर दिखाया गया है कि किस तरह से एक आदमी का डेट हो जाता है ना? और किस तरह से वो शांति से सुकून के साथ जो है मर जाती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में इस पोयम में दिखाया गया। देखिए ये ना, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपको पता है कि अगर आप स्टेट बोर्ड से, खास करके झारखंड बोर्ड से हैं, तो एमसीक्यू ही आता है सिर्फ। तो आपके लिए ये थीम समझना, है ना? और इवन सीबीएसई भी इस बार अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मात्रा और ज़्यादा बढ़ा दी है। तो सभी के लिए ये सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो एकदम ध्यान से सुनिएगा ये सारा चीज़। अब हम आपको बता चुके हैं ना कि ये कैसा है, ऑटोबायोग्राफिकल स्केच है ना? ये क्या है, फ्रोज है, मतलब शॉर्ट स्टोरी है, कोई पोयम नहीं है, जो कि फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिखा गया, मतलब ऑथर खुद से ही स्टोरी कह रहे हैं इस प्रोज में, इसी वजह से ये फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है। टोन कैसा है, इमोशनल है, भावुक कर देने वाला है। रिस्पेक्टफुल है, यानी कि वो ग्रैंड मदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिखाते हैं। एंड रिफ्लेक्टिव है या रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि वो दर्शाता है, एक आदमी को अपने अंदर झांक के देखने को मजबूर करता है। और ये क्या है ना, किसके आता है, तो ये नॉन फिक्शनल है। नॉन फिक्शनल मतलब ये रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक में सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के ऊपर।